दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में लूज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लूज थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं एन एसिड इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसका मतलब है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, या हम इसको कह सकते हैं कि एसिड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो ये तो एसिड की डेफिनेशन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बेस की डेफिनेशन को जानेंगे। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं ए बेस इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इसका मतलब ये है कि बेस वो सब्सटेंस होता है जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, या हम इसको कह सकते हैं कि बेस एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो ये तो लूज थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन के बारे में हो गया। अब आइए लूज एसिड और बेस को एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आप कुछ लूज एसिड और बेस को देख सकते हैं और उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उनको भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर BF3 की बात करें तो यहाँ पर BF3 एक लूज एसिड रहता है क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और अगर हम यहाँ पर अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहता है, इसलिए ये लूज बेस रहता है। तो यहाँ पर जब अमोनिया BF3 को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है तो यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट बनता है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर SnCl4 की बात करें तो यहाँ पर यह भी एक लूज एसिड रहता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और अगर हम यहाँ पर ईथर की बात करें तो यहाँ पर ईथर एक लूज बेस रहता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो यहाँ पर जब इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहती है तो यहाँ पर बनने वाली न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर H+ की बात करें तो ये H+ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसलिए ये लूज बेस रहता है। तो जब इनके बीच में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो यहाँ पर NH4+ एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह से यहाँ पर FeCl3 एक लूज एसिड रहता है और Cl- एक लूज बेस रहता है, और यहाँ पर SO3 एक लूज एसिड रहता है और O2- एक लूज बेस रहता है। तो इस तरह से लूज एसिड बेस के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लूज एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि लूज एसिड को कितने तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सिंपल कैटायंस। जनरली ऑल द कैटायंस आर लूज एसिड बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसका मतलब ये है कि जनरली जितने भी कैटायन रहते हैं तो वो सभी लूज एसिड रहते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप सिंपल कैटायन वाले लूज एसिड को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर Ag+ की बात करें तो यहाँ पर Ag+ अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर Ag+ एक लूज एसिड होता है। और अगर हम यहाँ पर Cu+2 की बात करें तो यहाँ पर यह भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए यह भी एक लूज एसिड रहता है। इसी तरह से यहाँ पर Mn+2 और Ni+2 भी एक लूज एसिड रहता है। तो ये तो सिंपल कैटायन वाले लूज एसिड के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। दूसरे टाइप का लूज एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स इन विच ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट कैन बिहेव एज लूज एसिड। इसका मतलब यह है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है तो वो भी एक लूज एसिड की तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि उन इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है। तो यहाँ पर आप कुछ लूज एसिड को देख सकते हैं। यहाँ पर BF3, AlCl3, GaBr3, BeCl2 ये सभी लूज एसिड रहते हैं। अगर हम यहाँ पर BF3 की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम बोरॉन है। यहाँ पर बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है।
और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो इसका मतलब है कि ये लूज एसिड रहता है। और यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जांपल है AlCl3 का। यहाँ पर AlCl3 में एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये भी एक लूज एसिड की तरह से काम करता है। अगर हम यहाँ पर GaBr3 की बात करें तो यहाँ पर Ga के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये भी लूज एसिड की तरह से काम करता है। और अगर हम यहाँ पर BeCl2 की बात करें तो यहाँ पर बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, इसलिए ये भी एक लूज एसिड की तरह से काम करता है। तो ये तो दूसरे टाइप के लूज एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लूज एसिड का तीसरा टाइप होता है कंपाउंड्स विद एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। कंपाउंड्स विच हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल एट सेंट्रल एटम कैन बिहेव एज लूज एसिड। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल रहता है तो वो लूज एसिड की तरह से बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जगह होती है। तो यहाँ पर आप उनका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इस तरह के लूज एसिड का एग्जाम्पल होता है SiF4, SnCl4, SbCl3, SbCl5, TeBr4, SO3। यहाँ पर इन सभी में सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल रहता है जो कि एम्प्टी रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये तो लूज एसिड का तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लूज एसिड का चौथे टाइप का क्लासिफिकेशन होता है कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड्स। कंपाउंड्स विच हैव मल्टीपल बॉन्ड कैन बिहेव एज लूज एसिड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड रहता है तो वो भी लूज एसिड की तरह से बिहेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड रहते हैं, तो उनको अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक बॉन्ड ये रहा और दूसरा बॉन्ड ये रहा। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, इसलिए वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाता है। और जब यहाँ पर कोई भी बेस इसको लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने आता है तो ये आसानी से उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बने हैं तो उनमें से कोई भी एक डबल बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये लूज एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लूज बेस के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो अब आइए इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर लूज बेस का पहले टाइप का क्लासिफिकेशन होता है सिंपल एन आयंस। जनरली ऑल द एन आयंस आर लूज बेस बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसका मतलब ये है कि जनरली जितने भी एन आयंस होते हैं तो वो सभी लूज बेस की तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रहती है। तो अब आइए इस तरह के लूज बेस का एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर SiF4 और SnCl4 ये लूज एसिड रहते हैं। और जब ये लूज एसिड रहते हैं तो इसका मतलब है कि इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इनको इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे वो लूज बेस कहा जाएगा। अगर हम यहाँ पर फ्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन की बात करें तो यहाँ पर फ्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रहती है, इसलिए ये लूज बेस की तरह से काम करते हैं। अगर यहाँ पर SiF4 फ्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर SiF6 का फॉर्मेशन होता है। और अगर यहाँ पर SnCl4 क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पर SnCl6 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि फ्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, इसलिए ये लूज बेस होते हैं। तो ये तो पहले टाइप के लूज बेस के बारे में हो गया। अब आइए दूसरे टाइप के लूज बेस की तरफ चलते हैं। दूसरे टाइप का लूज बेस होता है कंपाउंड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड्स विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लूज बेस बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर रहता है तो वो कंपाउंड लूज बेस की तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि उन कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो भाई इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर BF3 और AlCl3 एक लूज एसिड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोरॉन और एल्युमिनियम इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। और अगर हम यहाँ पर अमोनिया या पिरिडीन की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लूज एसिड को डोनेट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अमोनिया और पिरिडीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, इसलिए ये लूज बेस होते हैं। तो ये दूसरे टाइप के लूज बेस के बारे में हो गया। अब आइए तीसरे टाइप के लूज बेस के बारे में जान लेते हैं। तीसरे टाइप का लूज बेस होता है कंपाउंड विथ मल्टीपल बॉन्ड्स। कंपाउंड विथ मल्टीपल बॉन्ड कैन बिहेव एज लूज बेस बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड रहता है तो वहाँ पर जब वो मल्टीपल बॉन्ड एक एटम की तरफ ब्रेक होता है तो उस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और वो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड लूज बेस की तरह से काम करता है। तो इस तरह से ये लूज बेस का क्लासिफिकेशन हो गया है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लूज कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो अब आइए लूज कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लूज कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी को पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है इट एक्सप्लेन्स द एसिडिटी ऑफ नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड एंड बेसिसिटी ऑफ नॉन हाइड्रोक्सी कंपाउंड। इसका मतलब ये ऐसे कंपाउंड की एसिडिटी के बारे में भी बताता है जिनके पास हाइड्रोजन नहीं रहता है, और ऐसे कंपाउंड की बेसिसिटी के बारे में भी बताता है जिनके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप नहीं रहता है। तो ये इसका पहला यूज है। इसका दूसरा यूज होता है दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वेयर प्रोटॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब ये ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करता है जहाँ पर प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो ये इसका दूसरा यूज होता है। अब आइए इसके तीसरे यूज की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा यूज होता है इट डज नॉट नीड टू प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्वेंट और एनी पार्टिकुलर एलिमेंट टू एग्जिबिट एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज। मतलब लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हमें किसी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती है या हमें किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि आर्हेनियस थ्योरी या ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी में होता है। आर्हेनियस थ्योरी में हमें वाटर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है और ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी में हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो ये लुईस कॉन्सेप्ट का तीसरा यूज होता है। इसका अगला यूज होता है इट एक्सप्लेन्स द एसिडिक बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मतलब लुईस कॉन्सेप्ट नॉन मेटल ऑक्साइड के एसिडिक बिहेवियर और मेटल ऑक्साइड के बेसिक बिहेवियर के बारे में भी बताती है। तो ये लुईस कॉन्सेप्ट के कुछ यूज के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लुईस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे कि लुईस कॉन्सेप्ट की क्या क्या कमियां होती हैं। तो अब आइए उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप इसकी पहली कमी को देख सकते हैं इट डज नॉट हेल्प टू असाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब लुईस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता है। मतलब लुईस कॉन्सेप्ट हमें ये नहीं बताता है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा कौन सा एसिड वीक होगा। इसी तरह से ये बेस के बारे में भी नहीं बताता है कि कौन सा बेस वीक होगा कौन सा बेस स्ट्रांग होगा। तो ये इसकी पहली कमी होती है। इसकी दूसरी कमी होती है इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड। लुईस कॉन्सेप्ट प्रोटोनिक एसिड के बिहेवियर के बारे में नहीं बताता है। तो ये इसकी दूसरी कमी होती है। अब आइए इसकी तीसरी कमी की तरफ चलते हैं। इसकी तीसरी कमी होती है नॉर्मली द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्लो देयरफॉर लुईस एसिड बेस रिएक्शन शुड बी स्लो बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है तो उस फॉर्मेशन में जो रिएक्शन होती है तो वो काफ़ी स्लो रहती है। तो इस हिसाब से लुईस एसिड बेस की रिएक्शन भी काफ़ी स्लो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन रहता है। मतलब वहाँ पर लुईस बेस इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है और लुईस एसिड उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है। मतलब वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए लुईस एसिड बेस रिएक्शन भी स्लो होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में एसिड बेस रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होती हैं। तो इस बारे में लुईस थ्योरी कुछ नहीं बता पाई। तो ये इसकी तीसरी कमी होती है। और इसकी लास्ट कमी होती है The catalytic activity of many acid is due to proton, since a loose acid need not contain hydrogen. Hence, many loose acid will not possess catalytic property. इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाली बहुत सी रिएक्शंस में
एसिड की कैटालिटिक एक्टिविटी उसके प्रोटॉन की वजह से होती है, लेकिन लूज एसिड में ये जरूरी नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन भी हो। तो इसी कमी की वजह से बहुत से लूज एसिड इस तरह की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए कोई भी रिएक्शन कंसीडर करते हैं, हम यहाँ पर एथेनॉल के डिहाइड्रेशन की रिएक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट की तरह से बिहेव करता है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की कैटालिटिक एक्टिविटी प्रोटॉन की वजह से रहती है। अब अगर हम यहीं पर किसी भी लूज एसिड की बात करें तो उस लूज एसिड में ये जरूरी नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन ना होने की वजह से वो इस तरह की रिएक्शन में कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है। तो इस तरह से ये लूज कॉन्सेप्ट की कुछ कमियों के बारे में हो गया। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।